Hey guys, I am Rakesh on CodeFlux, back with the another video. So this video is the part 2 of week 5 of cohort 2. In this video, I am going to cover like how we can create the React application. अब देखो यार, तुमने थियोरेटिकल नॉलेज तो ले लिया, अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि रिएक्ट काम कैसे करता है, क्या होता है। तो पहले रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे सिस्टम में Node.js होना चाहिए। अगर किसी को Node.js इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने एक उसकी वीडियो बना रखी है कि हाउ टू इंस्टॉल Node.js, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। उसके बाद VS कोड भी है, अगर VS कोड नहीं इंस्टॉल किया है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ है सिस्टम में, मैं उसे दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट वहीं पर तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। पहले मैं CMD पे चला जाता हूँ। देखो यार, इसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो तुम नॉर्मली कहीं अपने डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करो, यहाँ पे उस फोल्डर को नाम दो और यहाँ से इसे विजुअल कोड में ओपन करके वहाँ से टर्मिनल में काम करो। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ एक बार को। बहुत लोग क्या है कि एक तरीके बता देते हैं, फिर बाद में जब यूज़ करने जाते हैं तो दूसरे तरीके भी यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं नहीं चाहता हूँ तुम रिएक्ट पढ़ते हुए कोई भी चीज़ कंफ्यूज हो, उसमें डिटेल वर्जन थोड़ा कवर कर रहा हूँ। ओपन फोल्डर करो, यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर 2 बना रखा था, ये रहा। ये तुम्हारा अब टर्मिनल ओपन कर लो। अब जो भी तुम्हें कमांड लाइन में काम करोगे, ये साइड ट्रस्ट द ऑथर, वो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो टर्मिनल में। देखो जैसे कि तुम्हारा, या तुम जा सकते हो CMD में। कुछ लोगों को CMD में ट्रेवर्स करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब उन्हें कमांड्स की जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है ट्रेवर्स करने में कि हम लोग CMD में कैसे ट्रेवर्स करें कमांड पैलेट में। वो अगर कमांड पैलेट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो सीधा टर्मिनल में किसी फोल्डर को क्रिएट करके सीधा यहाँ पे आ सकते हैं विजुअल कोड स्टूडियो में, और यहाँ से वो कमांड कॉपी करके यहाँ से काम कर सकते हैं, बेसिकली रिएक्ट ऐप इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं CMD के भी थ्रू दिखाया था, मतलब CMD के थ्रू कैसे जाना है। तो कमांड पैलेट हम लोग ओपन कर लेंगे CMD लिख के। क्यों भाई, सिस्टम स्लो हो गया क्या? ग्लिचेस आ रहे हैं वीडियो बनाने में। ओके, आ गए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में अपने। अभी अरे यार कितने, तो अभी मैं अपने यूज़र फोल्डर में हूँ, इसे मैं CD डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। देखो CD कमांड क्या करता है कि डायरेक्टरी चेंज, जैसे कि इस फोल्डर से उस फोल्डर में नेविगेट करने के लिए काम आता है। तो मैं अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे देखना है किस फोल्डर में जाना है, ढेर सारे फोल्डर्स हैं, तो मैं LS करके देख सकता हूँ मुझे किस फोल्डर में जाना है। बस ऑलरेडी इतने फोल्डर हैं, तो मुझे जाना है डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप फोल्डर में जाने के लिए मैं लिख दूंगा CD टॉप डेस्कटॉप। उसके बाद डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 के नाम से, इसको रीनेम कर देता हूँ जारगन से लिख देता हूँ। अब इसको मैं ट्रेवर्स कर, सॉरी ये हुआ नहीं शायद। ओके, ये ओपन है विजुअल कोड स्टूडियो में, इसलिए नहीं हो रहा है। कोई नहीं, न्यू फोल्डर 2 हम लोग लिख के कर लेंगे। तो अब मैं CD फिर जाता हूँ न्यू फोल्डर 2 में। ओके, मैंने कुछ गलत लिखा है, नाम क्या नहीं फोल्डर 2 का। सर स्पेस नहीं दिया था, हाँ देखो अब ट्रेवर्स कर गए, यहाँ बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया था, यहाँ पे था। अब यहाँ पे कोई कमांड जो तुम्हें काम करोगे, या तो तुम टर्मिनल में कर सकते हो या तो तुम यहाँ कर सकते हो कमांड पैलेट में, दोनों ही चीज़ सेम होती है। तो मैं तुम्हें टर्मिनल के थ्रू दिखाऊंगा। चलो तुम्हें मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कमांड पैलेट में। तो हम लोग की सबसे पहली कमांड क्या होती है, जो कि हम लोग को रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज करने का काम आती है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे ऐप का नाम होगा माई ऐप, मतलब तुम कोई भी ऐप का नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ npx क्रिएट ऐप, सॉरी रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे तुम अपने ऐप का नाम लिख दो। मैं माई ऐप लिख देता हूँ। अभी हो सकता है कि तुम्हारा 2 या 4 मिनट या 5 मिनट ले, डिपेंड अपॉन द इंटरनेट स्पीड, कि तुम्हारी इंटरनेट स्पीड कितनी है। ये सभी जो नोड मॉड्यूल्स होंगे या रिएक्ट के ऐप को इनिशिएट करने के लिए जो तुम्हें रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी, ये डाउनलोड करके तुम्हारे सिस्टम पर रख देगा इस फोल्डर में, ये फोल्डर 2 में। तो मैं वेट कर देता हूँ तब तक, जब तक ये इनिशिएट होता है। तो फाइनली जो भी रिएक्ट की फाइल थी ऐप, वो बन के तैयार हो गया है।
अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि सी डी माई ऐप में जाओ, फिर ये कमांड रन करो npm स्टार्ट, ताकि तुम्हारा रिएक्ट का जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाए। हम लोग चलते हैं सी डी माई ऐप, जो तुम्हारा ऐप का नाम होगा यहाँ पे लिख देना, उसके बाद लिखना है npm स्टार्ट। अब वेट करते हैं जो भी तुम्हारा रिएक्ट ऐप है वो स्टार्ट होने के लिए। ये तुम अभी लिखा है यहाँ पे सी डी माई ऐप और npm रन स्टार्ट, ये तुम यहाँ भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा कमांड पैलेट है, टर्मिनल। लेकिन ध्यान देना जब तुम कमांड लिखते हो ना npm स्टार्ट, तब तुम ध्यान देना कि तुम माई ऐप के अंदर जो भी तुम्हारा ऐप होगा उसके अंदर ही नेविगेट कर रहे हो। जैसे न्यू फोल्डर 2 अभी तुम यहाँ पे हो तो वो कमांड तुम्हारी काम नहीं करेगी, लेकिन तुम नेविगेट करके माई ऐप के अंदर आ जाना, उसके बाद वो कमांड रन करना। जैसे कि मैं यहाँ पे माई ऐप के अंदर हूँ, जैसे यहाँ देखो माई ऐप के अंदर, उसके बाद मैंने कमांड रन किया तो ये काम कर रहा है। देखिए देखो फिलहाल मैं इसमें कहाँ हूँ, न्यू फोल्डर 2 में हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm स्टार्ट तो मेरा नहीं चलेगा, npm स्टार्ट, तो ये मुझे प्रॉब्लम दिखाएगा क्योंकि तुम फोल्डर में सही से नेविगेट नहीं करते। कुछ लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि फोल्डर में नेविगेट नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है ऐप को शुरू करने में, मतलब स्टार्ट करने में। अभी देखना ये एरर दे देगा यहाँ पे। देखो यार जब मैंने npm स्टार्ट रन किया था न्यू फोल्डर में जाके, क्योंकि मैंने नेविगेट सही नहीं किया था तो एरर दे रहा था। अब ये मेरा ऐप स्टार्ट हो चुका है जो कि मैंने कमांड पैलेट से रन किया था, ये तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो तुम्हारा रिएक्ट ऐप कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं इसे बंद करता हूँ, इससे कोई काम नहीं है। अब मैं रन करता हूँ इसे, पहले मैं नेविगेट कर लेता हूँ सी डी माई ऐप में, उसके बाद कोई कमांड रन करूँगा तब जाकर रन होगा ये चीज़। अब देखो npm क्या होता है ना, कि मैं यहाँ पे npm स्टार्ट लिख रहा, तो npm क्या होता है कि npm होता है कि नोड पैकेज मैनेजर। बेसिकली नोड पे चलाने के लिए कुछ पैकेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, और कोई अगर हम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना है नोड के तो हम लोग npm के थ्रू ही करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रिएक्ट ऐप को, थोड़ा सा देखते हैं कि देखो इतना बड़ा ऐप तुम्हारा बना हुआ है, तुम्हें पूरा समझने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होगा वो तुम समझ लेना, वो कितना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। जैसे कि अगर कोई फाइल में अगर रन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे npm स्टार्ट लिखता हूँ तो रन होगा। अब जब मैं npm स्टार्ट लिखा तो पहले क्या रन हो रहा है, कौन सी फाइल सबसे पहले रन हो रही है, तो index.js होती है सबसे पहले तुम्हारी रन होती है। अब देखो इसमें पहले मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है चीज़ समझने की। ये हो गया, और इम्पोर्टिंग ये भी काम करने से सेव कर लेता हूँ। चेंजेस करने के बाद कंट्रोल एस कर लिया करो, सेव कर लिया करो, उसके बाद रन किया करो। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ऐप है, सॉरी कोड चल चुका है, तो यहाँ पे एक रूट मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके रूट निकाल रहा हूँ। अब ये रूट है कहाँ, देखो आईडी अगर मुझे फेच करता हूँ तो वो HTML एलिमेंट होती है, HTML एलिमेंट में आईडी हम लोग देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई HTML एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, तो हम लोग जाएंगे पब्लिक में। पब्लिक में देखो यहाँ पे index.html करके एक फाइल है, उसमें एक डिव है जिसमें कि रूट है, उसको हम लोग फेच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक को बंद करता हूँ, अब चलते हैं index.js में, तो उसको हम लोग यहाँ फेच कर रहे हैं, मतलब ये बाय डिफॉल्ट बनाया गया रिएक्ट ऐप के द्वारा। उसको फेच करके हम लोग एक रूट सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब उस रूट के अंदर हम लोग क्या यहाँ पे वो कर रहे हैं, उसके रूट में क्या रेंडर कर रहे हैं हम लोग, ऐप कंपोनेंट। अब ऐप कंपोनेंट देखो कहाँ से आ रहा है, ये देखो ऐप हो गया, वो आ रहा है तुम्हारा app.js से। तो इसे मैं तुम्हें खाली कर दे रहा हूँ, इतना समझने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड फ्लक्स, कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया कोड फ्लक्स करके, जो मैंने चेंज किया। अब तो मैं समझाता हूँ इसे कैसे। पहले क्या हो रहा है कि index.js कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इसमें मैं एक रूट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें कि इसे भी हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेव कर लेता हूँ। सिंपल एक रूट बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक ऐप कंपोनेंट है उसे शो कर रहा हूँ, और ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से, तो ये रहा app.js से ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट करा रहा हूँ। और यहाँ से देखो एक डिव बनाया जिसमें कि मैंने कोड फ्लक्स लिखा है एक फंक्शन के अंदर, बस। तो कंपोनेंट क्या है, बेसिकली फंक्शन है, उसे हम लोग यहाँ कंपोनेंट कह रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो अब तक तुम समझ चुके हो कि index.js का क्या काम है, app.js का क्या काम है,
मैंने पब्लिक के अंदर index.html एक फाइल थी, सॉरी index.html ये रही। उन तीनों क्या काम है। अब हाईली हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं कि नोड मॉड्यूल्स का क्या काम है। पहले तो देखो रिएक्ट ऐप बनाने के लिए हम लोग बहुत ढेर सारे पैकेजेस यूज करते हैं। तो ये रिएक्ट ऐप जो पैकेज यूज करता है वो तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स में आता है, क्योंकि ये पैकेज काफ़ी हाई होते हैं। तो अब जब हम कोई ऐप बना लेते हैं और उसे गिटहब पे अपलोड करते हैं तो हम लोग जनरली नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि एक हैवी पैकेज होता है और हर सिस्टम में अपना नोड मॉड्यूल्स अपने तरीके से, मतलब सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड होता है। तो मुझे जब कोई चीज़ भेजनी होती है कि सिस्टम में या डिप्लॉय करना होता है तो मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में नहीं डालता हूँ। जब मैं वहाँ पे कोई मेरा ऐप डाउनलोड करता है तो उसके सिस्टम में नोड मॉड्यूल्स npm i करके कमांड होता है, वो चीज़ डाउनलोड होती है। अब देखते हैं हम लोग पैकेज.json क्या होता है। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मतलब रिएक्ट ऐप का इंपॉर्टेंट पार्ट है पैकेज.json। यहाँ पे सभी तुम्हें इन्फो मिलती है, मतलब क्या क्या यूज़ कर रहे हो तुम, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। हम लोग को देखो क्या एक्सप्लोर करना था। app.js मैंने कर लिया, index.js कर लिया, नोड मॉड्यूल्स कर लिया, पैकेज.json करना है मुझे। अब देखो पैकेज.json हम लोग क्या क्या बताता है, बेसिक इन्फो क्या देता है हम लोग को, नेम, जैसे कि मेरे ऐप का नेम क्या है, वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। देखो मान लो कि मैंने कोई ऐप बनाया, उसका पहला वर्जन मैंने रिलीज़ कर दिया, फिर मैंने कुछ अपडेट उसमें किया, फिर उसको रिलीज़ कर दिया, तो मैंने यहाँ से वर्जन उसका चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि 1.0.1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो वर्जन उसका चेंज हो जाएगा, बट मैं भी 0 ही रखता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल एक्सेस से सेव कर लेता हूँ। कोई भी चेंज करता हूँ और फिर कंट्रोल एक्सेस सेव करूँगा तो वो चीज़ चेंजेस मेरे वेबसाइट पे दिखाई देंगी। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज, अब देखो क्या होता है ना कि जब मैं रिएक्ट ऐप बनाता हूँ तो बहुत ढेर सारे पैकेजेस मैं यूज़ करता हूँ। तो जो पैकेज मैं यूज़ करता हूँ वो एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पे लिस्टेड रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ये जो तुम्हारी दो पैकेज है रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ये तुम्हारी पूरी रिएक्ट ऐप को बनाने के काम आती हैं। उसके अलावा हो गया तुम्हारा स्क्रिप्ट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही तुम्हें अभी समझा रहा हूँ। स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कमांड, कोई मतलब किसी कमांड को रन करने से क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी लिखा था npm run start, npm start लिखा था तो मेरा जो रिएक्ट ऐप है वो चल गया था। अब मैं इसे रिएक्ट ऐप को थोड़ा बंद करता हूँ, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये एंड हो जाएगा और वाई दबाता हूँ, यस। अब देखो मान लो कि मुझे स्क्रिप्ट चेंज करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये आया नहीं है, राकेश करके मैंने खुद लिखा है। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, बाय डिफॉल्ट कैसे था ये मैं दिखा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये कुछ ऐसे था। अब मान लो कि मुझे npm स्टार्ट की जगह अपना नाम लिखना है तो मैं चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर, सॉरी, तो यहाँ पे मैं अपनी एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ राकेश के नाम से जो कि स्टार्ट करेगी स्क्रिप्ट को। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं सेव कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल एस, npm रन राकेश। तो ये क्या करेगा कि मतलब जो रिएक्ट ऐप होगा उसको स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हम लोग अपना कमांड बनाते हैं यहाँ पे किसी चीज़ को रन करने के लिए, वो आता है तुम्हारा स्क्रिप्ट में बेसिकली, मतलब कौन कौन से कमांड क्या काम करेंगे। तो इतना काफ़ी है तुम्हें, बस इतना, जैसे कि नेम हो गया, वर्जन हो गया, प्राइवेट है, डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए समझने के लिए अभी। तो उसके अलावा क्या होता है कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, चलो ठीक है। अब जो हम लोग जैसे कि पैकेज यूज़ कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, और ये पैकेज जो है वो डिप्लॉय के टाइम भी जाते हैं, बट कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि हम बस डेवलपमेंट के टाइम यूज़ करना चाहते हैं और उन्हें डिप्लॉयमेंट में नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो हम लोग का डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में आ जाता है, डेव डिपेंडेंसी बेसिकली। देखो यहाँ पे तुम्हारा ऐप चल गया है, ये रहा तुम्हारा ऐप, यहाँ पे लिख के रहा है कोड फ्लक्स। मैं इसे एक बार फिर स्टॉप करता हूँ। अब तुम्हें दिखाता हूँ कोई चीज़ पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। npm i और टेलविंड, देखो मैं एक पैकेज है टेलविंड जो कि स्टाइलिंग के लिए काम आता है, उसको इंस्टॉल करना है तो मैं npm i टेलविंड लिखूंगा जो कि तुम्हारा डिपेंडेंसीज में आएगा। और मुझे उसे अगर एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है जो कि मतलब डिप्लॉय के टाइम वो ना जाए, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ -D। तो ये जो इंस्टॉल होगा अब वो एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगा। अब देखो इसे इंस्टॉल होने तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल टेलविंड -D हम लोग लिख देते हैं उसके आगे, तो वो एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद अगर किसी चीज़ को अनइंस्टॉल करना है तो मैं अभी आगे दिखाऊंगा टेलविंड को अनइंस्टॉल करूँगा, तो npm अनइंस्टॉल टेलविंड, तो इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे टेलविंड इंस्टॉल हो गया। अब तुम देख सकते हो कि जो कि नॉर्मल पैकेजेस होते हैं वो डिपेंडेंसीज में जाएंगे, और जो इसको मैं -D करके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी लिखूंगा तो वो डेव डिपेंडेंसीज में आएगा, जैसे कि टेलविंड हो गया।
अब मुझे अनइंस्टॉल करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, npm i सॉरी अनइंस्टॉल टेलविंड, तो ये मेरे पैकेज से अनइंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पे, और फिर यहाँ से वो गायब हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके ओके ओके, सो हमने अनइंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे देखो अपने पैकेज में से अनइंस्टॉल कर दिया है टेलविंड को। अब आगे चलते हैं, npm i टेलविंड जो मैंने कर रखा था, सॉरी यहाँ पे npm अनइंस्टॉल टेलविंड। अब क्या होता है कि हम लोग अगर कोई पैकेज को पहले इंस्टॉल करना था तो हम लोग दो तरीके से करते थे, npm i टेलविंड जो कि मॉडर्न वे है, और npm i टेलविंड डैश डैश सेव लिखते थे कुछ लोग, तो वो एक ओल्ड वर्जन है। ये तुम नए तरीके से जो इंस्टॉल करते हैं हम लोग npm इंस्टॉल टेलविंड लिखते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें मैंने ये बताई नहीं तुम्हें डिपेंडेंसीज में, यहाँ पे अब आते हैं डिपेंडेंसीज में फिर से। तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी लिखी गई हैं, रिएक्ट स्क्रिप्ट की वर्जन है यहाँ पे 5.0.1, और रिएक्ट डॉम का वर्जन है 18.3.1, और उसके आगे एरो लिखा हुआ है। तो इस एरो का मतलब क्या होता है कि मतलब देखो कि मतलब मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में npm i जब लिखूँगा तो ये जो एरो है तो वो डिफाइन करता है किसी भी मॉड्यूल को अपडेट करने के लिए, जैसे कि कोई अगर इसका अपडेटेड वर्जन आया रिएक्ट डॉम का तो ये अपडेट हो जाएगा, और अगर मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ तो ये चीज़ अपडेट नहीं होगी, वो सिंगल मतलब स्टैटिक वही चीज़ यूज़ होगी। देखो कुछ लोग जब यूज़ करते हैं ना कोई रिएक्ट का पैकेज तो चाहते हैं कि वो वही चीज़ हो, अगर जैसे कोई नया वर्जन आता है उसका तो उसमें कुछ बग होते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि शिफ्ट हो नए वर्जन पे, तो ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों का। तो इसलिए हम लोग उसका एरो अगर लगा देते हैं तो वो चीज़ अपडेट होती है, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ पैकेज अपडेट नहीं होगी। उसके बाद स्क्रिप्ट्स का मैंने तुम्हें बता दिया है। 9 है मॉड्यूल्स फोल्डर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या होता है मॉड्यूल फोल्डर यहाँ पे। उसके बाद देखो मुझे अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो npm इंस्टॉल पहले लिखूँगा, जैसे कि नोड मॉड्यूल मेरे मिलाना है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखता हूँ npm i लिखता हूँ तभी मेरा नोड मॉड्यूल आएगा यहाँ पे। अगर मेरे पास अगर नोड मॉड्यूल नहीं है तो npm i लिखूँगा तो आ जाएगा। तो उसके लिखने के दो तरीके हैं, npm i या npm इंस्टॉल, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मुझे रिएक्ट ऐप को बंद करना है तो Ctrl+C करूँगा तो रिएक्ट ऐप मेरा बन जाएगा। उसके बाद ऑल द कोड्स आर रिटेन इन द JSX कोड इन द जावास्क्रिप्ट और XML HTML फॉर द सेक वी कैन से दैट वी आर यूजिंग द HTML इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ पूरा यहाँ पे सोर्स में दिखाता हूँ ऐप index.js में, तो ये ना ही तुम HTML में लिख रहे हो और ना ही तुम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो, ये तुम XML में कोड लिख रहे हो। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हो तुम, तो वो तुम्हारा XML कोड कहलाता है। अब देखो यार यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट बनाया गया है ये तो इनबिल्ट बनाया गया, हम लोग को दिया गया है रिएक्ट की तरफ से। अब हम लोग को अगर अपना कंपोनेंट बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, सोर्स के अंदर बनाता, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट्स के नाम COMPO कंपोनेंट्स। अब इसमें एक फाइल बनाता हूँ user.js। अब तुम याद रखो अगर तुम कंपोनेंट बनाते हो तो हमेशा तुम्हारा जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, अगर कोड फ्लक्स लिखता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं CODE कोड FLUX, तो कोड का C और फ्लक्स का F तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए, कोड flux.js। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाते कैसे देखो। अब कंपोनेंट क्या होता है कि बेसिकली फंक्शन नहीं होता है, तो मैं पहले लिखूंगा एक्सपोर्ट फंक्शन CODE FLUX। अब यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाना और कुछ नहीं। देखो उसके पहले मैं एक्सपोर्ट लिख दूंगा। बेसिकली देखो मैं जब कोई कंपोनेंट बनाऊंगा तो उसे मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा कहीं यूज़ करने के लिए। अब इसके अंदर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ये सिंटैक्स है बेसिकली XML कोड का, रिटर्न। और रिटर्न में मैं क्या दे सकता हूँ, डिव, मतलब एक कोई भी एलिमेंट बना लूँगा, डिव यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये तुम्हारा सिंपल कोड है किसी भी कंपोनेंट को बनाने का। तो तुम यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट लिखते हो, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, और रिटर्न में कोई एक डिव दे देते हो, यहाँ पे वी होना चाहिए, डिव। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि हेलो राकेश। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तुमने कंपोनेंट तो बना लिया एक अपना, अब इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करोगे ये तुम्हें सीखना है। अब वो चीज़ तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट वेज टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाया गया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिंपल। देखो अगर तुम फंक्शन यहाँ लिखते हो, मैं इसे पहले इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ app.js
के अंदर मैं यहाँ पे मैंने क्या कंपोनेंट का नाम बनाया था देख लेता हूँ, कोड फ्लक्स, CODE, एंटर मारूंगा तो हो गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कोड फ्लक्स का एक कंपोनेंट मैंने बनाया है और उसे यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, और उसे एक्सपोर्ट करने के बाद मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ अपने app.js में। तो app.js में मैंने उसे यूज़ कर लिया। यहाँ पे सिंटैक्स होता है, उस कंपोनेंट का नाम लिख दो और ये ब्रैकेट के अंदर। अब देखो इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने उसे इंपोर्ट किया है, क्योंकि VS कोड में बाय डिफॉल्ट कभी कभी मतलब जनरली वो इंपोर्ट हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो इंपोर्ट कोड फ्लक्स फ्रॉम ./component कोड फ्लक्स। तो ये क्या कर रहा है कि पहले app.js में है तो पहले क्या जा रहा है, कंपोनेंट के अंदर जा रहा है, फिर कोड फ्लक्स के अंदर जा रहा है, उसके अंदर से मेरा वो कंपोनेंट निकाल रहा है, ये कोड फ्लक्स का जो है यहाँ पे इस कंपोनेंट को निकाल रहा है, उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अब देखो मैं इसे अगर स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या आएगा मेरे कोड में। उसके पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो अगर कोई नॉर्मली फंक्शन में लिखता हूँ कि फंक्शन, रुको रुको एक और फंक्शन अब तक लिख लेता हूँ, कोड फ्लक्स के अलावा मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, codex.js। यहाँ पे मैं उसे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पहले नहीं लिखूंगा, उसे मैं लास्ट में एक्सपोर्ट करूंगा, फंक्शन कोडेक्स, सॉरी कोडेक्स। अब रिटर्न, ये तुम्हारा एक सिंटैक्स होता है। अब रिटर्न में क्या लिखता हूँ, अब रिटर्न में दोनों चीज़ लिख सकता हूँ। देखो रिटर्न में या तो मैं कोई एलिमेंट लिख सकता हूँ, अब मान लो कि कोई एलिमेंट अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, लेकिन कोई चीज़ होती है जो, देखो अब रिएक्ट में क्या होती है कि हम लोग कोई चीज़ रूट के अंदर ही लिखते हैं, तो ये रूट बनाने के लिए, जैसे कि अगर मैं इसके बगल में एक और यहाँ पे div लिख दूँ, सॉरी, और इसे अगर रन करूँगा, देखो ये रन, मतलब ये रन नहीं हुआ, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि रिटर्न में कोई एक ही हो सकता है रूट एलिमेंट जो कि रिटर्न करेगा, तो ये ऐसे नहीं ले सकता, मुझे इस div को इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो एक div बनाने के लिए, सॉरी एक रूट बनाने के लिए हम लोग को एक div या कोई एक एलिमेंट लेना पड़ता है। अगर मैं div नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसे एम्प्टी रख सकता हूँ, तो ये भी चल जाएगा। अब इसके अंदर ही मैं लिख सकता हूँ दिस इज कोडेक्स, कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोडेक्स। यार कोई अच्छा एरर इसलिए दे रहा है, रिटर्न 2 बार मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब इसे सेव कर लेता हूँ। देखो जो तुम्हारा वेबसाइट स्टाइल यहाँ पे क्या लिखा है, कोड फ्लक्स के नीचे हेलो राकेश। ये क्यों लिख के आ रहा है कि मैंने तुम्हें कोड फ्लक्स में एक वेबसाइट कंपोनेंट बनाया था, यहाँ पे हेलो राकेश लिख के, और इसको मैंने app.js में यहाँ पे यूज़ कर लिया था कोड फ्लक्स में। अब मैंने एक और कंपोनेंट बनाया कोडेक्स करके, जिसमें मैंने लिखा है दिस इज कोडेक्स सिंपल। अब इसको मैं, देखो अब एक्सपोर्ट करने के और इम्पोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकता हूँ फंक्शन, और दूसरा होता है कि इसको मैं ऐसे एक्सपोर्ट ना करके सीधा यहाँ पे मतलब नीचे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोडेक्स। अब एक और मैं लिखता हूँ, तीसरा, दो तरीके होते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, और अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिखता हूँ बाय द वे, देखो सॉरी, एक्सपोर्ट फंक्शन कोड फ्लक्स, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कोडेक्स, मैंने क्या लिखा दिस इज कोडेक्स, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे पहले CODEX कोडेक्स। यहाँ पे देखो, अब जो दो तरीके तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के तरीके हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के तरीके होते हैं, तो मैं अगर एक्सपोर्ट लिखता हूँ, बस एक्सपोर्ट लिखता हूँ, तो मैं उसे कैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे कोडेक्स को मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में करना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए। अगर कोडेक्स में मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अगर लिख दे रहा हूँ, डिफॉल्ट अगर लिख रहा हूँ तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो इस चीज़ को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको सेव करके रन कर लो, तब भी चल जाएगा कोड।
तो दो तरीके होते हैं तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के। तो ये रहा तुम्हारा, जिसमें तुम पहले एक करली ब्रेसेस में करते हो और दूसरा विदाउट करली ब्रेसेस करते हो। तो कोड फ्लक्स मैंने कैसे यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है। कोड फ्लक्स में करली ब्रेसेस तब यूज़ करते हैं जब हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पास नहीं करते हैं, और अगर डिफ़ॉल्ट पास कर देते हैं तो करली ब्रेस का यूज़ नहीं करते हम लोग। तो ये था तुम्हारा डिफरेंट वेज ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग रिएक्ट ऐप। इसको मैंने कंट्रोल एस नहीं किया है। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले लिख के आना चाहिए रिएक्ट ऐप के बारे में, उसके बाद सॉरी यहाँ पे कोड फ्लक्स यहाँ पे लिख के आएगा, उसके बाद कोड फ्लक्स देखो कोड फ्लक्स हेलो राकेश और दिस इज कोडेक्स, तीनों लिख के आ रहा है। कोड फ्लक्स, इसमें कोड फ्लक्स में हेलो राकेश लिखा मैंने थे, यहाँ पे लिखा था, उसके बाद कोडेक्स में लिखा था दिस इज कोडेक्स। तो तीनों तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है। तो तुम समझ सकते हो कैसे मैंने कंपोनेंट बनाया है, कैसे इंपोर्ट किया है, कैसे एक्सपोर्ट किया है, ये तीनों चीज़ें तुम्हें आ चुकी हैं अब। तो यही मैंने वहाँ बताया। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है एक कंपोनेंट, जिसको मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके लिखा था। और यहाँ पे भी मैंने दो तरीके होते हैं, या तो तुम नीचे डिफ़ॉल्ट करके एक्सपोर्ट कर लो, या तो ऊपर सीधा यहीं कर लो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करके। और उसे इंपोर्ट तुम कैसे करोगे, विदाउट करली ब्रेसेस। और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट अगर तुम लिखते हो विदाउट डिफ़ॉल्ट केस, तो यहाँ पे तुम्हें करली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ता है। अब देखो यार, मैं यहाँ पे सिंपल एक काउंटर ऐप बनाता हूँ रिएक्ट में दिखाने के लिए, मतलब कैसे कैसे काम करता है वो चीज़, यूज स्टेट क्या होता है। पहले मैंने क्या किया है कि रिएक्ट से यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यूज स्टेट क्या होता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो कोई वेरिएबल तुमने इनिशियलाइज किया और उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, उसकी वैल्यू चेंज करो तो चाहते हो कि वो चीज़ तुम्हारी ऐप में शो हो। देखो अब जावास्क्रिप्ट में अगर वैल्यू चेंज करता हूँ तो वैल्यू तो चेंज होती है, बट तुम्हारी यूआई पे शो नहीं करेगी। अगर मैं यूज स्टेट हुक एक होता है रिएक्ट में, फंक्शनलिटी होती है इसकी ही, तो ये चीज़ तुम्हारा ट्रैक करता है किसी वेरिएबल के चेंज को और उसे शो करता है तुम्हारी यूआई पे। तो यहाँ से मैं यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट से। उसके बाद एक अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे फंक्शन काउंटर करके मैं इसे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं VS कोड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक फंक्शन बना रहा हूँ काउंटर के नाम से। और यहाँ पे वेरिएबल हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं इसमें, देखो यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट लिखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे एक फंक्शन का नेम जो कि इस वेरिएबल को चेंज करेगा, सॉरी इस वेरिएबल को चेंज करेगा, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी उसको चेंज कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे उस फंक्शन का नाम होना चाहिए और उसके बाद यूज स्टेट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे, मतलब काउंट की यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। मैं यहाँ पे 0 पास कर रहा हूँ। अब आगे देखो, मैं यहाँ पे दो हैंडलर बना रहा हूँ, एक कॉन्स्ट इंक्रीमेंट करके, जो कि यहाँ पे एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन तुमने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, सेट काउंट का यूज़ कर। देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था चेंज करने के लिए इस वेरिएबल का नेम, सेट काउंट +1, मतलब काउंट +1 हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू जो कि काउंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी। वैसे डिक्रीमेंट एक हैंडलर मैंने बनाया है जो काउंट -1 करेगा, सेट मतलब जो भी काउंट की वैल्यू उसमें -1 कर देगा। अब रिटर्न मैं क्या ले रहा हूँ, इसको अगर मैं पहले डिलीट कर दूँ यहाँ से, देखो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा सिंपल, जो मैंने एप्लीकेशन तुम्हें बताया था। इसको तुम समझ सकते हो। मैंने एक डिव बनाया है, क्लास नेम जिसे मैंने काउंटर पास किया है, हेड1 एक हेड बनाया है, एक पी बनाया है, सॉरी पैराग्राफ बनाया है, जिसमें मैं काउंट शो कर रहा हूँ। देखो ये काउंट तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, ये तुम्हारा कांस्टेंट स्टैटिक एक स्ट्रिंग है काउंट। और ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा शो करेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो तुम्हारा लिखा है वो तुम्हारा एक्चुअल काउंट शो करेगा। मतलब किसी वेरिएबल की अगर वैल्यू मुझे शो करानी है तो मुझे उसे कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है। उसके बाद दो बटन मैंने बनाया है। पहली बटन क्लिक करने पे एक इंक्रीमेंट हैंडलर जो है वो कॉल हो रहा है, और दूसरी बटन जो है डिक्रीमेंट है, उसे क्लिक करने पे डिक्रीमेंट हैंडलर कॉल हो रहा है। अब मैं दोनों क्या किया हूँ कि यहाँ पे हैंडलर दोनों ऊपर मैं लिखा हूँ। देखो ये जो रिटर्न लिखते हैं इसके ऊपर हमेशा लिखते हैं। कोई भी अगर मुझे वेरिएबल इनिशियलाइज करना है या कोई कॉलिंग करनी है, कोई मैं हैंडलर बनाना है, तुम रिटर्न के ऊपर हमेशा बनाना। देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम, और कोई फंक्शन जो कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा, और यूज स्टेट जो हुक है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी वेरिएबल को यूआई पे शो करने के लिए वैल्यू। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे है। उसके बाद इंक्रीमेंट एक हैंडलर है, सेट काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और डिक्रीमेंट में सेट काउंट की वैल्यू माइनस हो रही है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो कंट्रोल एस कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल एस ही से पहले कर दूँ। अब देखो मेरा रन कर गया है फिर से ऐप।
तो यहाँ पे देखो काउंटर ऐप बन के आ गया मेरा। सॉरी, मैंने इसे एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न भी करा रखा है। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है और इसे कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कहाँ यूज़ किया है भाई, सिंपल मैंने यूज़ किया नहीं है क्या कहीं। अच्छा, मुझे यूज़ करना है COUNTER काउंटर। एक्चुअली मैंने यूज़ कर रखा था, मैंने रीरन किया है तो पिछला UI दिखा रहा है वो। तो यहाँ पे तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे काउंटर को। फिर यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ, Ctrl+S करता हूँ, तो तुम्हारा जो नया UI होगा कुछ ऐसा बन के आएगा, counter.app। अब देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट में क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है इंक्रीमेंट क्लिक करने पे counter.js। तो इंक्रीमेंट जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट हैंडलर फंक्शन कॉल हो रहा है और इंक्रीमेंट हैंडलर फंक्शन क्या कर रहा है तुम्हारा, count+1 को इनिशियलाइज कर रहा है। तो मैंने यहाँ से इस फंक्शन को बनाया है सिंपली और इसे एक्सपोर्ट किया है और app.js में उसे मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे इंपोर्ट करके ऐसे। तो देखो इंपोर्ट करने का तरीका होता है, मतलब इंपोर्ट करते कैसे हैं कि पहले इंपोर्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे उस कंपोनेंट का नाम, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे पाथ देते हैं कि मतलब क्या पाथ है उस कंपोनेंट कहाँ पे वो है बेसिकली। तो यहाँ से मुझे कंपोनेंट में जाना है तो ./components, उसके अंदर काउंटर, तो काउंटर में जाना तो काउंटर, सिंपल counter.js भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो तब भी चल जाएगा। यहाँ पे लास्ट में counter.js यहाँ लिख दो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट भी हो रहा है वैल्यू और डिक्रीमेंट भी हो रही है वैल्यू। तो एक सिंपल सा तुम्हारा रिएक्ट का एप्लीकेशन था, इसमें कि तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है काउंट, और उसको चेंज करने की वैल्यू कैसे चेंज होगी और डिफॉल्ट वैल्यू, और उसको कैसे हैंडल करना है तुम यहाँ देख सकते हो सिंपल। तो वही चीज़ जो मैंने अभी रिएक्ट विजुअल कोड में तुम्हें रन करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है कि मतलब स्टेट इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम लोग। कॉन्स्ट लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद काउंट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेट काउंट। मतलब ये फंक्शन होता है जो कि इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए काम आता है। और यूज स्टेट इज इक्वल टू 0, अगर तुम काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, काउंटर, अगर तुम ये यूज़ नहीं करते हो सेट काउंट इज इक्वल टू count-1, ठीक है, तुम ऐसे अगर लिखते हो तो देखना क्या होगा। तुम्हारा इंक्रीमेंट का तो काम कर रहा है, लेकिन जब डिक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, असाइनमेंट इन कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये तुम्हारा एरर आएगा, वरना तुम्हारा मतलब यूआई पे शो नहीं करेगा एक तरीके से। तो एक तरीके तुम्हारा कह सकते हैं रिएक्ट हम लोग को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को मतलब यूआई पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसमें तुम्हारी वैल्यू चेंज होती है लेकिन तुम्हारी यूआई पे कभी शो नहीं करेगी वो चीज़। तुम्हारी कंसोल में तो उसे तुम प्रिंट करा सकते हो बेसिकली बस। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वी यूज स्टेट हुक टू क्रिएट द स्टेट वेरिएबल काउंट इनिशियलाइज टू 0 एंड सेट काउंट इज अ फंक्शन वी विल यूज टू अपडेट द काउंट स्टेट। मतलब उसके स्टेट को ट्रैक करने के लिए यूज स्टेट का हम लोग यूज़ करते हैं। सेट काउंट फंक्शन, यहाँ पे 2 फंक्शन मैंने लिखे हैं, हैंडलर है मतलब यहाँ पे रीरेंडरिंग यूआई, मतलब यूआई बार बार तुम्हारा रीरेंडर हो रहा है, मतलब बार बार जो तुम्हारा ये है देखो, जब कोई वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ जैसे कि इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो तुम्हारा कोड फ्लक्स, हेलो राकेश, ये सब चेंज नहीं हो रहा है, बस ये काउंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे बस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तुम्हारी पूरी यूआई रीरेंडर नहीं हो रही है, बस कंपोनेंट जो होता है वो रीरेंडर हो रहा है यहाँ पे।